This channel does not promote hate, violence, and discrimination against any individual or group. The purpose of the video is awareness, analysis, and educational. आपका फाइनेंशियल फ्यूचर इस वक्त ऐसे लोगों के हाथों में है जिन्हें आपने कभी वोट नहीं दिया, ना आप उनका चेहरा दिखता है, ना नाम हेडलाइंस में आता है, लेकिन आपकी सैलरी, आपकी सेविंग्स और आपकी अपॉर्चुनिटीज उन्हीं के फैसले से तय हो रही है। जब इकोनॉमी हिलती है तो हम सरकारों को दोष देते हैं, लेकिन असली सवाल ये है, क्या सच में फैसले वही लिए जाते हैं जहां आपको दिखाया जाता है, या फिर कहीं और जहां आपकी पहुंच भी नहीं है। आज का वीडियो कोई कॉन्स्पायरेसी नहीं है, ये एक पावर मैप है जिसे समझे बिना आप ग्लोबल इकोनॉमी को कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि जानकारी ही वो हथियार है जो आम आदमी को सिस्टम के सामने खड़ा करता है। आपकी मेहनत की कमाई मार्केट क्रैश में क्यों उड़ जाती है? इंटरेस्ट रेट्स अचानक क्यों बदलते हैं? करेंसी वीक क्यों होती है? ये सब एक्सीडेंट नहीं है, ये डिसीजंस हैं। और आज हम जानेंगे कि ये डिसीजंस कौन लेता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो इकोनॉमी पर बहस करते हैं और दूसरे जो इकोनॉमी को चलाते हैं। आज हम उन्हीं दूसरे लोगों की बात करेंगे, शांत दिमाग से, तथ्यों के साथ। ये वीडियो सिर्फ सेक्रेट्स खुलने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप समझ सकें कि आप किस सिस्टम में जी रहे हैं और उस सिस्टम में आपकी असली हैसियत क्या है। तो इसी के साथ हम वीडियो को पहले सेक्शन में प्रवेश करते हैं कि द शैडो पपटियर्स हु आर दे, मतलब जो दिखते नहीं लेकिन दुनिया चलाते हैं। बियॉन्ड द हेडलाइंस, असली ताकत कहाँ है? तो हम जिस दुनिया में रहते हैं वहां हमें रोज हेडलाइंस दिखाई जाती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, चुनाव, बजट, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी हेडलाइंस से नहीं चलती। अगर ऐसा होता तो हर चुनाव के बाद इकोनॉमी की दिशा बदल जाती, लेकिन सच में ये है कि सरकारें बदलती हैं, चेहरे बदलते हैं, बयान बदलते हैं, पर आर्थिक नीतियों की दिशा अक्सर वही रहती है। यहीं से जन्म होता है एक सवाल का, क्या असली फैसले वही लेते हैं जिन्हें हम टीवी पर देखते हैं, या फिर असली ताकत उनके हाथ में है जिनका नाम शायद ही कभी लिया जाता है? अल्ट्रा एलाइट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स, जिनका नाम जानना जरूरी है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी को अगर कोई शेप दे रहा है तो वो है अल्ट्रा एलाइट इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स। ये कोई आम कंपनियां नहीं है, ये वो संस्थाएं हैं जिनके पास देशों से ज्यादा पैसा, सरकारों से ज्यादा पेशेंस और जनता से ज्यादा इन्फ्लुएंस है। उदाहरण के लिए ब्लैक रॉक, वैनगार्ड ग्रुप और स्टेट स्ट्रीट्स, तो ये तीनों मिलकर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। मतलब टेक जायंट्स, डिफेंस कंपनीज और मीडिया हाउसेस और फार्मा कॉर्पोरेशंस, तो सब में इनका पैसा लगा है। ये चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन ये तय करते हैं कि कौन सा सेक्टर बढ़ेगा, कौन सा इंडस्ट्री गिरेगा, कौन सी टेक्नोलॉजी को फंडिंग मिलेगी। यही कारण है कि इन्हें साइलेंट पॉलिसी कहा जाता है। अब बात करेंगे हम सॉवरेन वेल्थ फंड्स की, सरकारें जो सरकारों को इन्फ्लुएंस करती हैं। तो अब एक और लेयर आती है सॉवरेन वेल्थ फंड्स की, SWFs। ये फंड्स सीधे सीधे सरकारों के होते हैं, लेकिन ये भी लोकतांत्रिक जवाबदेही से बाहर होते हैं, जैसे सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड, नॉर्वे गवर्नमेंट पेंशन फंड, ग्लोबल चाइना इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशंस। इनका पैसा वेस्टर्न टेक कंपनीज में लगा है, मीडिया प्लेटफॉर्म्स में लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर और AI प्रोजेक्ट्स में लगा है। मतलब एक देश की सरकार दूसरे देश की इकोनॉमी को चुपचाप सेव कर रही है, बिना युद्ध, बिना बयान, बिना हेडलाइंस। अब ट्रेसिंग द लाइनेज,
लीनेस, मतलब ये ताकत अचानक नहीं आई। एक बहुत बड़ा भ्रम ये है कि ये पावर स्ट्रक्चर्स मॉडर्न एरा की देन है। सच ये है कि इसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी। 19वीं और 20वीं सदी में कॉलोनियल बैंकिंग सिस्टम्स, वार फ्रेमिंग नेटवर्क्स, इंडस्ट्रियल मोनोपोलीज, ये इन्होंने प्रीसिडेंट सेट किया है कि जो पैसा कंट्रोल करता है वो राजनीति को भी शेप करता है। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं रॉथस्चाइल्ड फैमिली, जो पुराने यूरोपियन बैंकिंग हाउसेस हैं, अमेरिकन इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं। आज नाम बदले हैं लेकिन स्ट्रक्चर वही है। पहले रेलवेज, आर्मीज, कॉलोनीज, आज डाटा, एआई, एनर्जी और डिजिटल करेंसी। क्वाइट मनी नेटवर्क, जहां असली खेल होता है। तो अब आते हैं सबसे कम दिखने वाले लेकिन सबसे ज्यादा पावरफुल प्लेयर्स पर, फैमिली ऑफिसेस और प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। फैमिली ऑफिसेस मतलब अरबपति परिवारों के निजी इन्वेस्टमेंट आर्म्स। कोई पब्लिक रिपोर्टिंग नहीं, कोई मीडिया एक्सपोजर नहीं, एक क्वाइटली स्टार्टअप्स खरीदते हैं, टेक कंपनीज में अर्ली एंट्री लेते हैं, गवर्नमेंट्स के पॉलिसी एडवाइजर्स को फंड करते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स कंपनियां खरीदते हैं और रीस्ट्रक्चर करते हैं, ले ऑफ करवाते हैं, फिर प्रॉफिट निकलवा कर निकल जाते हैं। तो लोकल इकोनॉमी यहाँ से टूटती है लेकिन जो बैलेंस शीट्स मजबूत हो जाती है। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करें जैसे इंडिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके लिए एक टेस्टिंग ग्राउंड्स बन जाते हैं। अब टेक जियंट्स एंड क्वाट कैपिटल की बात करें तो आज जो टेक जियंट्स आपको इनोवेशन के सिंबल लगते हैं, उनके पीछे भी वही क्वाट मनी है। एल्गोरिथम्स न्यूट्रल्स नहीं होते, प्लेटफॉर्म्स अपोलिटिकल नहीं होते, फंडिंग्स डिसाइड करती है कि कौन सा आइडिया चलेगा, कौन सी वॉइस एम्पलीफाई होगी, कौन सा नैरेटिव सरफ्रेस होगा, सप्रोस होगा। यही वजह है कि इकोनॉमिक पावर अब इंफॉर्मेशन पावर बन चुकी है। व्यूअर्स इम्पावरमेंट मूवमेंट, मतलब इम्पोर्टेंट जो चीज यहीं पर है। यहां एक बात साफ समझ लो कि ये सेक्शन डराने के लिए नहीं है, ये होपलेस बनाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप इल्यूजन में ना रहें, भ्रम में ना रहें। आप हेडलाइंस से आगे सोचें, आप समझें कि सिस्टम कैसे काम करता है, क्योंकि जिस सिस्टम को आप समझते नहीं वो सिस्टम आपको नियंत्रित करता है। और यही वजह है कि आर्सिंग दृष्टिकोण पर हम नाम लेते हैं, स्ट्रक्चर दिखाते हैं और नैरेटिव डिकोड करते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये शैडो पपेटियर्स कौन है, सवाल ये है कि ये काम कैसे करते हैं, ये इकोनॉमी को मोड़ते कैसे हैं, और क्या कोई देश इस विजुअल गिरफ्त से बाहर निकल सकता है। यहीं से शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर 2, जिसमें हम बात करेंगे आर्किटेक्चर्स ऑफ द इन्फ्लुएंस, हाउ दे ऑपरेट। ताकत का ढांचा जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हर जगह मौजूद है। तो इन्फ्लुएंस कोई एक्सीडेंट नहीं होता, ये आर्किटेक्चर होती है। अगर सेक्शन 1 में हमने जाना कि कौन ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करता है, तो अब सवाल और भी गहरा है कि ये लोग काम कैसे करते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी ग्लोबल इकोनॉमी ना तो व्हाट्सएप ग्रुप से चलती है और ना ही रैंडम डिसीजंस से। यहाँ काम करता है प्लानिंग, पोजीशनिंग, पेशेंस और सबसे अहम इंटरकनेक्टेड पावर आर्किटेक्चर। स्ट्रेटजिक बोर्ड इंटर रॉक्स, एक आदमी कई कुर्सियां। तो आज की दुनिया में पावर को सबसे
अंडररेटेड मैकेनिज्म है बोर्ड इंटरलॉक्स, मतलब वही व्यक्ति और अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग संस्थानों, अलग अलग देशों में डिसीजंस मेकर पोजीशन पर बैठा है। एक उदाहरण समझिए, एक व्यक्ति किसी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फंड के बोर्ड में है, एक जियांट जो टैक्स जियांट के एडवाइजरी पैनल में है, और एक पॉलिसी थिंक टैंक के गवर्निंग काउंसिल में है। और तीनों जगह बैठ करके तीनों एक जगह ही दिशा में इन्फ्लुएंस कर लेते हैं, तीनों एक जगह बैठ करके अपनी नीति बना लेते हैं। तो यह कॉन्फिडेंस नहीं है, यह सिस्टमैटिक डिजाइन है। अब बात करेंगे हम कोऑपरेटिव डेमोक्रेसी का विवरण। कागज पर एक कंपनी इंडिपेंडेंट होती है, हर बोर्ड अलग होता है, लेकिन रियलिटी में ओनरशिप क्रॉस लिंक्ड होती है। डायरेक्टर्स रिपीट होते हैं, डायरेक्टर्स रिपीट होते जाते हैं और एडवाइजर्स वही घूमते रहते हैं। यही कारण है कि अलग अलग कंपनियां अलग अलग देशों में एक जैसी पॉलिसीज फॉलो करती हैं, चाहे वो ले ऑफ्स हो, ऑटोमेशन पुश हो, ESG नैरेटिव हो और AI रेगुलेशंस हो। एक कोऑर्डिनेशंस ओपन नहीं है, लेकिन अलाइंड इंटरेस्ट से बनती है। अब बात करेंगे हम थिंक टैंक की, जहां पॉलिसीज जन्म लेती है। अब आते हैं उस जगह पर जहां फ्यूचर की पॉलिसीज लिखी जाती हैं, थिंक टैंक्स। नाम से लगता है कि एकेडमिक, न्यूट्रल, रिसर्च बेस्ड, लेकिन सवाल ये है कि इनकी फंडिंग कहां से आती है? नैरेटिव फैक्ट्री कैसे काम करती है? जैसे थिंक टैंक हैं, व्हाइट पेपर्स पब्लिश कर देते हैं, पॉलिसी ब्रीफ बना देते हैं और गवर्नमेंट्स को रिकमेंडेशंस दे देते हैं, लेकिन यही रिकमेंडेशंस बाद में कानून भी बन जाती है, लॉ बन जाती है, तो ट्रेड एग्रीमेंट्स का हिस्सा बन जाती है। और तो जो IMF है, वर्ल्ड बैंक की क्या है कंडीशनटीज में जो कंडीशंस हैं उनमें दिखती है। कुछ ग्लोबली इन्फ्लुएंसर्स एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे ब्रोकलिंग्स इंस्टीट्यूशंस, काउंसिल ऑन फैमिली रिलेशंस, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इन प्लेटफॉर्म्स पर CEO, बैंकर्स, पॉलिटिशियंस, मीडिया एडिटर्स और सब एक ही टेबल पर बैठते हैं। पब्लिक को लगता है कि डिस्कशन हो रही है, लेकिन असल में कंसेंसस बनाया जा रहा है, कंसेंसस बनाया जाता है। तो लॉ बनने से पहले नैरेटिव बनता है। कोई भी बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म अचानक नहीं आता, संसद में सीधे नहीं गिरता। पहले थिंक टैंक रिपोर्ट आती है, मीडिया डिबेट्स होती है, एक्सपर्ट पैनल्स बैठते हैं, पब्लिक ओपिनियन की फिर लास्ट में शेपिंग होती है और अंत में लेजिस्लेशन। मतलब जब तक आम आदमी समझता है कि ये पॉलिसी क्या है, तब तक गेम ऑलमोस्ट खत्म हो चुका होता है। फिलैंथ्रोपी दया नहीं रणनीति है, जो बार बार हमें चैरिटी, परोपकार के वगैरह वगैरह दान की चीजें हमें देखने को मिलती है, वो एक रणनीति का हिस्सा है। अब आते हैं सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड लेयर पर, फिलैंथ्रोपिक फाउंडेशंस। चैरिटी सुनते हैं हम, इमोशंस में भर जाते हैं, लेकिन ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स में चैरिटी भी एक स्ट्रेटजी हो सकती है। फाउंडेशंस कैसे सॉफ्ट पावर बनती है? तो जैसे बड़ी फाउंडेशंस हैं, जैसे कई एजुकेशन फंड करती हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती हैं, क्लाइमेट इनिशिएटिव सपोर्ट करती हैं, लेकिन ये जो फंडिंग है पॉलिसी प्रायोरिटीज तय करती है, रिसर्च डायरेक्शंस तय करती है और कैरिकुलम फ्लुएंस करती है। तो कुछ ग्लोबली जो जाने पहचाने उदाहरण हैं उनको देखते हैं, जैसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, फोर्ड फाउंडेशंस और रॉक फिलर फाउंडेशंस। जो ये फाउंडेशंस गवर्नमेंट से ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, डेमोक्रेसी से ज़्यादा पेशेंस है और मीडिया
स्क्रूटनी से काफ़ी हद तक बाहर है। अब लॉन्ग इन्वेस्टमेंट देखते हैं इसमें। लॉन्ग इन्वेस्टमेंट मतलब डिस्गेस्ड एज चैरिटी, जब कोई फाउंडेशन एग्रीकल्चर रिसर्च फंड करती है, डिजिटल आईडी प्रोजेक्ट सपोर्ट करती है, हेल्थ डाटा सिस्टम्स बनवाती है, तो वो सिर्फ मदद नहीं कर रही, वो फ्यूचर सिस्टम डिजाइन कर रही है। और सिस्टम डिजाइन करना सबसे पावरफुल एक्ट होता है। हम देखें इंटरलॉकिंग पावर ट्रायंगल की बात करें। अगर हम इस पूरे सेक्शन को एक डायग्राम में समझें तो 3 पिलर्स दिखते हैं। 3, जो मैंने अभी ट्रायंगल की बात की है। पहला बोर्ड्स एंड कैपिटल, दूसरा थिंक टैंक एंड नैरेटिव, और तीसरा फिलैंथ्रोपी एंड सॉफ्ट पावर। ये तीनों अलग नहीं चलते, ये सिंक्रोनाइज्ड होते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स पर सबसे ज़्यादा असर इंडिया जैसे देशों में थिंक टैंक लैंग्वेज इंपोर्टेड होती है, पॉलिसी फ्रेमवर्क से कॉपीड होते हैं, और फंडिंग एक्सटर्नल होती है। इसका रिजल्ट क्या निकलता है? पॉलिसी सॉवरेंटी वीक्स बढ़ती है, नैरेटिव डिपेंडेंसी बढ़ती है, और यही कारण है कि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस सिर्फ जीडीपी से नहीं आती, इंटेलेक्चुअल इंडिपेंडेंस से आती है। अब देखो यहाँ पर क्रिटिकल चीजें समझते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सेक्शन डर पैदा करने के लिए नहीं है। मैं फिर से बता दूं, ये इसलिए है ताकि आप हर एक्सपर्ट्स को भगवान ना माने, हर रिपोर्ट्स को न्यूट्रल ना समझें, हर चैरिटी को इनोसेंट ना माने, क्योंकि पावर अक्सर शोर नहीं करती, वो स्ट्रक्चर बनाती है। अब हमने देखा कि इन्फ्लुएंस का आर्किटेक्ट कैसे खड़ा किया जाता है, लेकिन आखिरी और सबसे जरूरी सवाल है, क्या कोई देश, कोई सिक्योरिटी, तब कोई सोसाइटी या कोई सिस्टम इस आर्किटेक्चर्स को चैलेंज कर सकता है? और अगर हाँ तो कैसे? इस पर हम बात करेंगे सेक्शन नंबर 3। सेक्शन 3 में हम बात करेंगे केस स्टडीज। तो केस स्टडीज इन इकोनॉमिक इंजीनियरिंग रिसेंट एंड मेकिंग्स, जब पर्दा हटा और डिजाइन साफ देखा। तो इकोनॉमिक शिफ्ट्स अपने आप नहीं होते, हर इकोनॉमिक अपहीवल्स के बाद एक फैमिलियर सेंटेंस बोला जाता है कि नोबडी कुड हैव प्रेडिक्टेड दिस। लेकिन इतिहास बार बार बताता है कि क्राइसिस अचानक दिखते हैं, लेकिन उनकी तैयारी पहले से होती है। तो इस सेक्शन में हम कॉन्स्पिरेसी नहीं, केस स्टडीज देखेंगे, ऐसे एग्जाम्पल्स जो बहुत पुराने नहीं बल्कि रिसेंट अभी अभी घटित हुए। तो केस स्टडी फर्स्ट में हम बात करेंगे द 2024 एआई बूम की, द हिडन हैंड बिहाइंड इंटेलिजेंस। तो 2024 को दुनिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिवॉल्यूशंस का साल कहा है। हर तरफ हेडलाइंस थी कि एआई जॉब्स बदल देगा, एआई प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, एआई फ्यूचर है। लेकिन बहुत कम लोग ये पूछ पाए कि एआई का फ्यूचर किसने डिजाइन किया। इनोवेशन बनाम्स डायरेक्शंस, इनोवेशंस अक्सर यूनिवर्सिटीज और लैब्स से निकलता है, लेकिन डायरेक्शंस कैपिटल तय करता है, पूंजी बात तय करता है। तो एआई के अर्ली स्टेज फंडिंग में कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट चीजें हैं, जैसे कुछ चुनिंदा इन्वेस्टमेंट कंसोर्टियम्स हैं, जैसे बिग टेक, अलाइंड वेंचर फंड्स, डिफेंस लिंक्ड रिसर्च कैपिटल। इन्होंने क्वार्टरली एंट्री ली। फंडिंग का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता, फंडिंग मतलब होता है कि कौन सा मॉडल स्केल होगा, कौन सा ओपन रहेगा, कौन सा प्योरिटी बनेगा। अब हम क्वाट कंसेंसस इन एआई इकोसिस्टम में देखते हैं।
एआई इकोसिस्टम में कंपटीशन दिखता है, लेकिन फंडिंग पैटर्न्स देखें तो वही इन्वेस्टर्स, वही एडवाइजर्स, वही क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बार बार रिपीट होते हैं। इसका असर एआई डीमोक्रेटाइजेशन स्लो होता है, यहाँ का कंट्रोल सेंट्रलाइज होता है और रेगुलेशंस नैरेटिव सेलेक्टिव होते हैं। एआई बूम ने फ्यूचर को एम्पावर नहीं किया, बल्कि ओनरशिप को कॉन्सेंट्रेट किया है। इंफॉर्मेशन पावर की बात करें तो ये इकोनॉमिक पावर बन जाती है। एआई सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, एआई हायरिंग डिसाइड करता है, क्रेडिट स्कोरिंग करता है, सर्विलांस इनेबल करता है। मतलब जिसके पास एआई कंट्रोल है उसके पास इकोनॉमिक बिहेवियर कंट्रोल है। अब केस स्टडी सेकंड की बात करें, सप्लाई चेन री इंजीनियरिंग की बात करें। पैंडेमिक के बाद का जो खेल था, पैंडेमिक को दुनिया ने हेल्थ क्राइसिस की तरह देखा, लेकिन बड़े कैपिटल प्लेयर्स ने इसे देखा स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज की तरह। चॉस से कंसोलिडेशंस तक जब बॉर्डर्स बंद हुए, स्मॉल सप्लायर्स टूट गए, लोकल मैन्युफैक्चरर्स बैंकरप्ट हुए, लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ गई, लेकिन कुछ बड़े कॉन्ग्लोमेरेट्स थे वेयर हाउसिंग पर कब्जा कर चुके थे, शिपिंग रूट्स प्री बुक्ड थे, डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म्स उनके पास थे। रिजल्ट्स क्या हुआ? कंपटीशन खत्म, डिपेंडेंसी बढ़ी और रिजिलेंस का नया मतलब गवर्नमेंट्स ने कहा कि सप्लाई चेन रिजिलेंस जरूरी है, लेकिन रिजिलेंस के नाम पर फ्यू प्लेयर्स को स्ट्रेटेजिक कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, लॉन्ग टर्म्स एक्सक्लूसिव एग्रीमेंट्स बने, लोकल सप्लायर्स एक प्रकार से साइडलाइन हो गए। पेंडेमिक के बाद सप्लाई चेन शॉर्टर नहीं हुई, मोर कंट्रोल्ड हो गई। स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज पर क्वाइट कंट्रोल आज के अगर आप समय में देखें तो सेमीकंडक्टर्स, रेयर अर्थ्स और एनर्जी स्टोरेज मिनरल्स, इन सब पर सिलेक्टिव अक्रॉस और पॉलिटिसाइज्ड ट्रेड, कंट्रोल्ड स्केर्सिटी। यह मार्केट फेलर नहीं, मार्केट डिजाइन है। हम तीसरी केस स्टडी की बात करें, द फैंटम डेट क्राइसिस ऑफ 2024। तो 2024 में हेडलाइंस आई, डेवलपिंग नेशंस इन डेट ट्रबल में हुआ, करेंसी प्रेजेंस फिजिकल स्ट्रेस आया, लेकिन इसे क्राइसिस कहा गया, जबकि असल में ये था साइलेंट टेक ओवर, पब्लिक डेट नहीं, प्राइवेट लवरेज। तो पुराने ज़माने में डेट गवर्नमेंट से आता था, जो इंस्टीट्यूशंस जैसे आईएमएफ इन्वॉल्व होते थे। अब सिनेरियो बदला है, प्राइवेट क्रेडिटर्स ग्रुप्स, हेज फंड्स और असेट्स मैनेजर्स ने जो क्वालिटी सॉवरेंटी डेट था उसको एक्यूमुलेट किया है, इसको इकट्ठा किया है। तो डेट एज पॉलिसी वेपन्स, जब डेट प्राइवेट हाथों में होता है तो ट्रांसपेरेंसी कम होती है, नेगोशिएशंस एसआई मेट्रिकल्स होता है। तो जो पब्लिक है, जो पब्लिक स्क्रूटनी नहीं होती, और इसका रिजल्ट क्या होता है? पॉलिसी डिसीजंस इनडायरेक्टली डिक्टेटेड हो जाती है, सोशल स्पेंडिंग कट हो जाती है, स्ट्रेटेजिक एसेट्स प्राइवेटाइज्ड, और ये बॉल आउट नहीं, ये बार्गेनिंग होता है। वाई दिस इज फैंटम क्राइसिस? तो इस क्राइसिस में वार नहीं, डिफॉल्ट हेडलाइंस नहीं, कोलैप्स विजुअल्स नहीं, लेकिन
सॉवरेंटी, डिल्यूटेड पॉलिसी ऑटोनॉमी लॉस्ट और लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लॉक्ड। और यही कारण है कि इसे फैंटम क्राइसिस कहा जा सकता है। दिखता नहीं लेकिन कंट्रोल रियल होता है। तो पैटर्न रिकॉग्निशंस, अगर हम मूवमेंट की बात करें जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो तीनों केस स्टडीज अलग दिखती हैं लेकिन पैटर्न एक जैसा है। पहला क्राइसिस या डिस्ट्रप्शन, सेकंड कैपिटल पोजीशनिंग, तीसरा नैरेटिव जस्टिफिकेशन और चौथा लॉन्ग टर्म कंट्रोल। यहाँ पर एआई, सप्लाई चेन और डेट, तीनों में इंजीनियरिंग दिखती है। अब बात करें हम, आप लोग थोड़ा रुक के सोचो। इस सेक्शन किसी को ब्लेन बनाने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप हर बूम को ब्लेसिंग्स ना माने, हर क्राइसिस को एक्सीडेंट ना समझे, हर रिफॉर्म को इनएविटेबल्स ना सोचें। क्योंकि जब तक आप पैटर्न नहीं देखते तब तक आप सिर्फ हेडलाइंस पढ़ते हैं। अब सवाल बिल्कुल साफ है, अगर ग्लोबल इकोनॉमी इंजीनियर की जा सकती है तो क्या इसे रेसिस्ट भी किया जा सकता है? क्या कोई नेशन हर साइकिल को तोड़ सकता है? और सबसे जरूरी, इन सब में आप और मैं कहाँ खड़े हैं? अब यहीं से हम शुरू करते हैं सेक्शन नंबर 4, द मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल बियॉन्ड कैपिटल। जब पैसा पीछे रह जाता है और नियंत्रण आगे निकल जाता है। तो कंट्रोल सिर्फ पैसे से नहीं चलता। अब तक हमने देखा कौन पावर रखता है और इन्फ्लुएंस आर्किटेक्ट किया जाता है और कैसे क्राइसिस इंजीनियरिंग होती है। लेकिन एक सवाल अभी बाकी है कि क्या सिर्फ कैपिटल इतना पावरफुल हो सकता है? जवाब है नहीं। आज की दुनिया में पैसे से भी ज्यादा ताकतवर है डाटा, रूल्स और परसेप्शन। और यही इस सेक्शन का कोर है। पहली बात, डाटा एज द न्यू गोल्ड। जिसके पास डाटा है उसके पास भविष्य है। तो 21st सेंचुरीज में सोना नहीं, तेल नहीं, डाटा सबसे बड़ा रिसोर्स है। डाटा सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, डाटा का मतलब है कौन क्या खरीदता है, कौन क्या सोचता है, कौन किससे डरता है, कौन कब पैनिक करेगा। जिसके पास लार्ज स्केल डाटा एक्सेस है वो सिर्फ मार्केट नहीं पढ़ता, वो मार्केट प्रिडिक्ट करता है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इकोनॉमिक रडार। तो आज ग्लोबल इकोनॉमी का नर्वस सिस्टम है क्लाउड सर्वर्स, मतलब जो अंडर सी इंटरनेट केबल्स और पेमेंट गेटवे, डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम, इस सभी इसका क्या है, एक प्रकार से नर्वस सिस्टम। और इन सिस्टम्स को कंट्रोल करने वाले एक्टर्स हैं। एक्टर्स जो है ट्रेंड्स पहले देख लेते हैं, रिस्क पहले डिटेक्ट कर लेते हैं, क्राइसिस से पहले एग्जिट कर लेते हैं और पब्लिक रिएक्शंस बाद में आती है। पोजीशनिंग पहले हो चुकी होती है। अब डाटा एसाइमेट्री देखते हैं तो असली इनइक्वालिटी देखेंगे। रिच बनाम्स पुअर की इनइक्वालिटी पुरानी बात है, तो आज असली गैप है डाटा रिच बनाम्स डाटा ब्लाइंड का। जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो प्लेटफॉर्म्स इंपोर्ट करती हैं, एल्गोरिदम इंपोर्ट करती हैं, स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं, लेकिन डाटा ओनरशिप बाहर चला जाता है। जब डाटा उनके पहुंच से बाहर निकलता है उसके ऊपर चला जाता है, जो कि उस डाटा को कंट्रोल करने वाली कंपनियां होती हैं। रिजल्ट क्या होता है? पॉलिसी रिएक्टिव होती है, इकोनॉमी डिपेंडेंट हो जाती है और नेगोशिएटिंग पावर वीक बन जाती है। दूसरी बात करते हैं हम कि द रेगुलेटरी राउंड अबाउट, तो कानून जिनके लिए हैं वही उन्हें मोड़ते हैं। अब आते हैं गवर्नेंस के सबसे सेंसिटिव हिस्से पर, रेगुलेशंस बनाम रेगुलेटरी कैप्चर। तो इस थ्योरी में रेगुलेशंस जनता को प्रोटेक्ट करता है, थ्योरी है, लेकिन रियलिटी में क्या है? रेगुलेशंस अक्सर एलाइट को प्रोटेक्ट करता है। और इस फेनोमेनन को कहते हैं रेगुलेटरी कैप्चर। मतलब रेगुलेटर धीरे धीरे रेगुलेट होने वालों के पक्ष में काम करने लगता है और
और रिवॉल्विंग डोर अगर बात करें तो कुर्सी बदलती है, पावर कभी नहीं बदलेगी, वो पावर नहीं बदल पाती। रिवॉल्विंग डोर का मतलब क्या है कि जो कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव हैं वह गवर्नमेंट एडवाइजर बनते हैं, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही कोऑपरेटिव बोर्ड मेंबर बन जाते हैं। और पोजीशन बदलती है लेकिन लॉयल्टी और वर्ल्ड व्यूज वही रहता है। इससे होता क्या है, लॉ ऐसे बनते हैं जो लॉफर्स छोड़ देते हैं। कॉम्प्लियंसेस कम्प्लेक्स होते हैं, तो जो छोटे प्लेयर्स बाहर कर दिए जाते हैं, बिग प्लेयर्स आसानी से नेविगेट कर लेते हैं। अब लॉबिंग की बात करें, लोकतंत्र का साइलेंट रीराइट। तो लॉबिंग को अक्सर लीगल कहा जाता है लेकिन उसका असर बेहद डीप होता है। लॉबिंग देखें अगर हम, लॉबिंग जो ड्राफ्ट लॉ है उसमें लैंग्वेज डालती है, लॉबिंग रेगुलेशन डिले करवाती है, इन्फोर्समेंट वीकन करती है और पब्लिक को लगता है कि गवर्नमेंट स्लो है। असल में गवर्नमेंट स्टीयर्ड है। अब बात करेंगे हम साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस एंड मार्केट सेंटिमेंट, जो साइकोलॉजी और मार्केट सेंटिमेंट कैसे जुड़े हुए हैं। तो इकोनॉमी नंबर्स से नहीं, इमोशंस से चलती है। तो अब आते हैं सबसे इनविजिबल्स लेकिन सबसे पावरफुल लेयर पर, साइकोलॉजी। तो जो मार्केट लॉजिक नहीं, मूड फॉलो करता है। स्टॉक मार्केट्स में फियर ज़्यादा कॉन्टाजियस है और कॉन्फिडेंस फ्रेंजाइल होता है। पैनिक फास्ट स्प्रेड करता है, जो इस साइकोलॉजी को कंट्रोल करता है वो मार्केट मूवमेंट एम्पलीफाई का सप्रेस कर सकता है। अब बात करें हम मीडिया नैरेटिव्स एज इकोनॉमिक वेपन्स। मीडिया की बात करें, मीडिया सिर्फ न्यूज नहीं देता, वो कॉन्टेक्स्ट देता है। सेम डाटा, डिफरेंट फ्रेमिंग, डिफरेंट रिएक्शंस। कुछ नैरेटिव्स ऐसे होते हैं जैसे जो अनसर्टेनिटी इनएविटेबल स्लो डाउन उनका हो जाता है। इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस सेकंड होता है। तो ये शब्द टेक्निकल नहीं, साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स है। सोशल इंजीनियरिंग इन द डिजिटल एज। तो आज नैरेटिव सिर्फ टीवी से नहीं फैलते, एल्गोरिथम, इन्फ्लुएंस, एक्सपर्ट पैनल्स और स्पॉन्सर्ड रिसर्च, और इनका रिजल्ट क्या होता है, इन्वेस्टर्स बिहेवियर रग्ड होता है, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस शिफ्ट होता है, जो पॉलिसी एकम्पिटेंस आसान हो जाती है। अब सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का खेल है ये सब। तो जब मीडिया बार बार कहता है कि मार्केट फ्रेंजाइल है तो इन्वेस्टर्स सेल करते हैं, मार्केट गिरता है और नैरेटिव प्रूफ्स हो जाता है। यह मैनिपुलेशंस नहीं, इंजीनियरिंग ऑफ परसेप्शन है। तो द 3 लेयर्स कंट्रोल्ड मॉडल, अगर इस पूरे सेक्शन को समराइज करें तो कंट्रोल 3 लेवल्स पर काम करता है। पहला लेवल है डाटा कंट्रोल, जो भविष्य पढ़ने की शक्ति है। दूसरा है रेगुलेटरी कंट्रोल, जो रूल्स मोड़ने की शक्ति है। और तीसरा है साइकोलॉजिकल कंट्रोल, मतलब बिहेवियर चलाने की शक्ति। तो वाई कैपिटल अलाउंस इज नो लॉन्गर इनफ। तो आज सिर्फ पैसा होना काफी नहीं है, आपको चाहिए सही डाटा, सही रूल्स, सही नैरेटिव्स। और यही रीजन है कि स्मॉल इन्वेस्टर्स लेट होते हैं और डेवलपिंग नेशंस रिएक्टिव होते हैं, हो जाती है। अब हम देखें डेमोक्रेसीज कंफ्यूज दिखती हैं, कंफ्यूज दिखती हैं। यहां पर आप थोड़ा रुक के सोचो। मैं आपको बता दूं कि ये सेक्शन भी डराने के लिए नहीं है, ये इसलिए है ताकि आप एक हेडलाइंस को फैक्ट ना माने, हर रेगुलेशंस को न्यूट्रल ना समझें, हर मार्केट मूव को न्यूट्रल ना सोचें। क्योंकि
जब कंट्रोल इनविजिबल हो जाता है तब रेजिस्टेंस भी अनकॉन्शियस हो जाता है। अब तक हमने देखा कि कंट्रोल सिर्फ कैपिटल तक सीमित नहीं है, लेकिन आखिरी सवाल अभी बाकी है। अगर डाटा, रूल्स और परसेप्शंस तीनों कंट्रोल किए जा सकते हैं तो क्या कोई नेशंस, कोई सोसाइटी या कोई अल्टरनेटिव सिस्टम इस मल्टी लेयर कंट्रोल को चुनौती दे सकता है? और अगर कर सकता है तो किस कीमत पर? तो इस वीडियो का जो आखिरी सेक्शन आता है वो बात करता है कि आवर कलेक्टिव फ्यूचर, डिकोडिंग द न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर। तो अब सवाल ये नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि हम क्या समझ रहे हैं। अब तक की यात्रा एक छोटा सा हमारे लिए पॉज क्रिएट करता है। अब तक इस वीडियो में हमने देखा कि शैडो पपटियर्स कौन है, इन्फ्लुएंस कैसे आर्किटेक्ट होते हैं, क्राइसिस कैसे इंजीनियर होते हैं और कंट्रोल कैसे कैपिटल से आगे जाता है। लेकिन अगर यह कहानी यही खत्म हो जाए तो ये सिर्फ एनालिसिस होगी, सॉल्यूशन नहीं। और अगर यही वो मोड है जहां व्यूवर्स सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं रहता, पार्टिसिपेंट बनता है। तो हम बात करें पहले एम्पावरिंग द इन्फॉर्म्ड सिटीजन्स की। जब आप संकेत पढ़ना सीख लेते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी अब हेडलाइंस में नहीं, पैटर्न्स में बोलती है। एम्पावर्ड सिटीजन्स बनने का मतलब है हर खबर पर रिएक्ट करना नहीं, बल्कि अनडेरिफाइंग सिग्नल्स को पढ़ना है। कोऑर्डिनेटेड इकोनॉमिक्स शिफ्ट के सटल संकेत। तो कुछ संकेत ऐसे होते हैं जो हेडलाइंस नहीं बनते, लेकिन बहुत कुछ बनते हैं। अलग अलग देशों में एक जैसी पॉलिसी, लैंग्वेज, एक्सपर्ट कंसेंसस अचानक बन जाता है। मीडिया नैरेटिव्स का सिंक्रोनाइज्ड होना और रेगुलेशंस का टाइमिंग मार्केट मूव से पहले आना, ये संकेत बताते हैं कि भैया कि जो मार्केट न्यूट्रल नहीं है, गाइडेड है। व्यूवर्स क्या कर सकता है? तो जैसे हम अगर देखें इसमें प्रैक्टिकल चीज़ें अगर हम देखें प्रैक्टिकल लेंस के आधार पर, तो जो एम्पावरमेंट कोई स्लोगन नहीं है, यह एक स्किल सेट है। एक इनफॉर्म्ड व्यूवर्स डाटा सोर्स देखता है, सिर्फ डाटा नहीं देखता है। फंडिंग ट्रेल पूछता है न्यूट्रल एक्सपर्ट की, बैकग्राउंड चेक करता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखता है, डेली नॉइज नहीं। तो यह रेजिस्टेंस नहीं, सिचुएशनल अवेयरनेस है। तो अब बात करें हम द एथिकल इम्प्लीकेटर्स ऑफ अनचेक्ड पावर। तो जब ताकत जवाबदेही से बाहर चली जाए तो अब एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल, अगर इतनी इकोनॉमिक पावर कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तो सोसाइटी पर उसका असर क्या होगा? डेमोक्रेसी का इरोजन धीरे धीरे होता है। लोकतंत्र एक दिन में खत्म नहीं होता, वो धीरे धीरे हॉलो होता है। जब पॉलिसीज एक्सटर्नल प्रेशर से बने, पब्लिक डिबेट्स फॉर्मल बन जाएं और जो चॉइसेस टेक्निकली लिमिटेड हों, तो डेमोक्रेसी रहती है लेकिन डिसीजन मेकर बाहर चला जाता है। अगर देखें जैसे कंस्टेंट बनाम चॉइस की बात करें, इसमें फर्क क्या है? मतलब अनचेक्ड इकोनॉमिक पावर्स लोगों को ऑप्शंस देती है लेकिन चॉइस नहीं देती। एग्जांपल में अगर देख लें कि यू कैन चूज प्रोडक्ट ए और बी, बट बोथ आर ओन्ड बाय सेम कैपिटल। तो यह इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है, फ्रीडम नहीं। तो इथाइकल्स ब्लाइंड स्पॉट यहां पर हम देखें कि जब सिस्टम्स बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं यहां पर, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफ्यूज हो जाती है, अकाउंटेबिलिटी डिसअपीयर हो जाती है। फिर कोई नहीं कहता कि ये मेरा फैसला है, सब कहते हैं कि सिस्टम ऐसा है, और यही सबसे बड़ा एथिकल रिस्क है। तीसरी बात है चार्टिंग ए पथ फॉरवर्ड। क्या कोई दूसरा रास्ता संभव है? तो अब सबसे क्रिटिकल सवाल,
क्या इस आर्किटेक्चर्स का कोई अल्टरनेटिव है? आंसर है पूरी तरह रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन काउंटर मूवमेंट जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन टूल है। डिसेंट्रलाइजेशन कोई मैजिक वर्ड नहीं है, लेकिन ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करता है, सेंट्रल चोक पॉइंट्स को वीकन करता है, और जो चाहे वो फाइनेंस हो, डाटा हो, गवर्नमेंट हो, ट्रांसपेरेंसी एज काउंटर पावर। हिस्टोरिकली अगर देखें तो जो पावर जो सेक्रेसी से मजबूत होती है, और जो रेजिस्टेंस ट्रांसपेरेंसी से। ओपन डाटा मूवमेंट से बात करें हम, इंडिपेंडेंट रिसर्च और जो कलेक्टिव्स, सिटीजन लेड ऑडिट्स, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन नैरेटिव शिफ्ट करते हैं। लोकल एजेंसीज का रिवाइवल, ग्लोबल सिस्टम बहुत बड़े हैं, लेकिन रिजिलेंस लोकल से आती है। लोकल प्रोडक्शंस, रीजनल ट्रेड्स और पॉलिसी लिटरेसी, और जो इकोनॉमिक सेल्फ अवेयरनेस, ये नेशनलिज्म नहीं, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी है। अवेयरनेस मतलब अलाइनमेंट, और अलाइनमेंट के बाद एक्शन शुरू होगा। तो जो कोई रेवोल्यूशंस ओवरनाइट नहीं होता, लेकिन प्रोसेस इसका क्लियर है। पहले अवेयरनेस यानी सिस्टम को समझना, दूसरा अलाइनमेंट यानी इल्यूजन से बाहर आना, तीसरा एक्शन इम्प्रूवमेंट चॉइसेस लेना। एक्शन का मतलब प्रोटेस्ट नहीं, हमेशा कभी कभी एक्शन होता है सवाल पूछना, हमेशा प्रोटेस्ट नहीं होता है एक्शन, कभी कभी इसका सवाल पूछना भी होता है। तो नैरेटिव चैलेंजेस करना ब्लाइंड एक्सेप्टेंस से इनकार करना होता है। अब बात करें कलेक्टिव फ्यूचर का मतलब, तो जो कलेक्टिव फ्यूचर का मतलब ये नहीं है कि सब बराबर होंगे, पावर खत्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि पावर विजिबल होगी, अकाउंटेबल होगी, और चैलेंजेस की जा सकेगी। ये डॉक्यूमेंट्री जो वीडियो है, डॉक्यूमेंट्री टाइप की वीडियो है, आपको ये नहीं कहती कि सिस्टम गिरा दो, ये आपको ये कहती है कि सिस्टम को समझो, क्योंकि जिस दिन लोग स्ट्रक्चर समझने लगते हैं, उस दिन मैनिपुलेशंस कमजोर पड़ जाती है। अब तक हमने देखा कि नया इकोनॉमिक ऑर्डर कैसे शेप हो रहा है, किसके हाथ में जा रहा है, और समाज पर उसका क्या असर है। लेकिन आखिरी सवाल अब भी बाकी है, अगर ये सिस्टम हमारी आंखों के सामने बन रहा है, तो आने वाली पीढ़ियां हमें किस रूप में याद रखेंगी? खामोश दर्शक के रूप में, या जागरूक हिस्सेदार के रूप में? आखिरी में बात करेंगे वीडियो में, बस वीडियो 2-4 मिनट का और रहेगा। द चॉइस बिफोर अस, पावर, परसेप्शंस एंड द फ्यूचर बी लीव बिहाइंड। अंत नहीं, एक निर्णय। अब एक कहानी एलाइट्स की नहीं रही। इस वीडियो की शुरुआत में हमने शैडो से काम करने वाली ताकतों की बात की थी, फिर हमने देखा कि इन्फ्लुएंस कैसे डिजाइन होता है, क्राइसिस कैसे अपॉर्चुनिटीज बनती है, डाटा रूल्स और परसेप्शंस कैसे कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो जो यह वीडियो में मैंने कभी भी लोग बनाम हम लोग नहीं था। असल में यह कहानी थी समझ और अनदेखी के बीच। हिस्ट्री का सबसे खतरनाक मोड़, इतिहास हमें एक बात साफ बताता है कि जब पावर इनविजिबल हो जाती है और जनता अनअवेयर रहती है, तब एक्सप्लोटेशंस को लेजिटिमेसी मतलब वैधानिकता मिल जाती है। आज का दौर अलग है। यहाँ टैंक्स सड़कों पर नहीं आते, कॉप्स टीवी पर नहीं दिखते, ऑर्डर्स बंद कमरों में लिखे जाते हैं, और फिर उन्हें कहा जाता है कि इनइविटेबल्स रिफॉर्म्स, मार्केट फोर्स, देयर इज नो अल्टरनेटिव। सबसे बड़ा झूठ जो हमें सिखाया गया, कि हमें यह सिखाया गया है कि इकोनॉमी बहुत कॉम्प्लेक्स है, एक्सपर्ट्स ही समझ सकते हैं, ऑर्डिनरी सिटीजन्स का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन सच है कि कॉम्प्लेक्सिटी अक्सर अकाउंटेबिलिटी से बचने का हथियार होती है। अगर सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स है कि कोई सवाल ही ना पूछ सके, तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, पावर स्ट्रक्चर में है। दिस वाज नेवर अबाउट फियर
यह वीडियो पैनिक फैलाने के लिए नहीं था, कॉन्स्पिरेसी बेचने के लिए नहीं था, इंडिपेंडेंसनेस पैदा करने के लिए नहीं था। यह वीडियो था क्लैरिटी के लिए, क्योंकि फियर लोगों को फ्रीज करता है, लेकिन क्लैरिटी लोगों को तैयार करती है। पावर का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? रिनोवेशन नहीं, वायोलेंस नहीं, एंगर भी नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है समझ। जिस दिन लोग पैटर्न समझने लगते हैं, नैरेटिव्स को क्वेश्चंस करते हैं, इन इविटेबिलिटीज को रिजेक्ट करते हैं, उस दिन पावर को एक्सप्लेन करना पड़ता है, और पावर एक्सप्लेनेशन से डरती है। फ्यूचर पहले से लिखा नहीं होता, हमें बार बार बताया जाता है फ्यूचर इज ऑलरेडी डिसाइडेड, लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहती है। हर बड़ा बदलाव तब आया जब कुछ लोगों ने क्वेश्चंस पूछे, कुछ ने साइलेंस एक्सेप्ट नहीं की, और कुछ ने कन्वेंस के बजाय कॉन्शियसनेस चुनी। तो फ्यूचर कभी भी कैपिटल से तय नहीं होता, एज चॉइसेस से तय होता है। तो द राइट क्वेश्चंस कोर लेंस। अब सवाल यह नहीं है कि एक कितना कंट्रोल करते हैं, अब असल सवाल यह है कि हम कितना समझते हैं, क्योंकि कंट्रोल वहीं तक चलता है जहां तक अवेयरनेस नहीं पहुंचती। डेमोक्रेसी का अंतिम अर्थ है लोकतंत्र सिर्फ वोट नहीं, लोकतंत्र है सवाल पूछने की आदत, जवाब मांगने का साहस, और चुप्पी को नॉर्मल ना मानना। अगर इकोनॉमी हमारे जीवन को सेव करती है, तो इकोनॉमी को समझना एक नागरिक जिम्मेदारी है। हो सकता है हम इस सिस्टम को आज ना बदल पाए, लेकिन अगर हम इसे समझ लेते हैं तो इसे बिना सवाल कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यह वीडियो कोई जवाब नहीं देता, यह एक सवाल छोड़ता है, क्योंकि इतिहास में सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो ताकत रखते हैं। सबसे खतरनाक दौर वो होता है जब ताकत को कोई समझना ही बंद कर दे। आप देख रहे थे आर सिंह दृष्टिकोण, जहां खबर नहीं, उसके पीछे का ढांचा पढ़ा जाता है। समझते रहिए, सवाल करते रहिए, क्योंकि जागता हुआ दिमाग सबसे बड़ी ताकत है। जय हिंद।